जितने भी एस्पिरेंट्स सीएपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें से कई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें पेपर टू के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जरूर होता है। और सबसे पहला कंफ्यूजन होता है कि पेपर टू का सिलेबस वास्तविकता के अंदर है क्या और उसकी तैयारी कैसे करनी है। जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, सीएपीएफ एग्जाम भारत का एक बहुत ही प्रचलित एग्जामिनेशन है और मैं अगर ये कहूं कि जितने भी एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सीडीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं वो सीएपीएफ एग्जाम के अंदर जरूर अपीयर होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमें पेपर वन के बारे में तो पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि पेपर वन ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर है, बट पेपर टू के बारे में कई बार एस्पिरेंट्स को जानकारी नहीं होती कि पेपर टू को किस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, पेपर टू का पैटर्न वास्तविकता के अंदर क्या है और पेपर टू को हिंदी में अटेम्प्ट करना है या इंग्लिश भाषा के अंदर अटेम्प्ट करना है। आज इस सेशन के अंदर हम इसी बारे में बात करने वाले कि सीएपीएफ का पेपर टू वास्तविकता के अंदर है क्या, उसके पूरे सिलेबस को हम डिफाइन करेंगे और आपका अप्रोच क्या होना चाहिए पेपर टू के लिए, इसके बारे में भी हम आगे के वीडियोस के अंदर बात करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सीएपीएफ एग्जाम के बारे में अगर मैं बात करूं, दैट इज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन, जो कि साल में एक बार कंडक्ट करवाया जाता है और इसके द्वारा आप भारतीय पैरामिलिट्री सर्विसेज के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे ज्वाइन करते हैं। अब इसके अंदर एग्जाम की अगर मैं क्लियरली बात करूं तो इस एग्जामिनेशन में आपके दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जो कि 250 नंबर का होता है और ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। दैट मींस यहां पर आपको मार्किंग पेपर जब सामने आता है तो आपको एक ओएमआर शीट दी जाती है, शीट के अंदर आपको गोले फिल करने होते हैं और ये उस तरीके के, या हम कह सकते हैं साहब कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। बट जब हम बात करते हैं सीएपीएफ एग्जाम के पेपर टू की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सीएपीएफ एग्जाम पेपर टू आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर नहीं होता है। यहां पर आपको रिटन फॉर्म के अंदर ये लिखना पड़ता है। अगर मैं सीधे तौर पे बात करूं तो आपका जो विचारधारा है, आप जो सोचते हैं, आपका जो नॉलेज है, आपको उसको कागज पे उकेरना पड़ता है और यहां पर ये पेपर आपका रिटन फॉर्म के अंदर होता है। और इसी पेपर टू को लेकर कई बार एस्पिरेंट्स के माइंड में अच्छा खासा एक कंफ्यूजन होता है कि कैसे पेपर टू को अटेम्प्ट करना है और बच्चा कई बार ये गलती भी करता है कि पेपर वन की तैयारी वो बहुत अच्छे से करता है बट पेपर टू की तैयारी कहीं ना कहीं वो कम करता है। अब देखिए, मैं क्लियरली दो चीजें आपको बता दूं। नंबर वन थिंग कि सीपीएफ एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो सबसे पहली बात, आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। दैट मींस आपका पेपर टू का सिलेबस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और पेपर टू की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इसका एक सीधा रीजन है कि अगर आप पेपर टू में क्वालिफाई नहीं करते हैं, याद रखिए, अगर आप पेपर टू क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका पेपर वन चेक ही नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लीजिए। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि पेपर वन को भी आप कम मत आकिएगा। पेपर वन के अंदर भी जितने हो सके उतने ज्यादा नंबर लेकर आने की कोशिश कीजिए, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के पेपर टू के अंदर नंबर कम है बट पेपर वन में अच्छे मार्क्स होने के कारण वो मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। बट आज हम बात करने वाले पेपर टू के बारे में, जो कि 3 घंटे जिसमें टाइम दिया जाता है, समय उसमें केवल 3 घंटे दिया जाता है, 200 नंबर का पेपर होता है और उसका सिलेबस क्या है आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। पेपर टू को और डिटेल में अगर हम डिस्कशन करें तो देखिए, सीधी सी बात है, पेपर टू के अंदर आपको जो समय दिया जा रहा है वो केवल 3 घंटे का दिया जाता है। दैट मींस यहां पर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप लिखने बैठेंगे ना, जिन बच्चों ने बहुत समय से लिखा नहीं है, जिन्होंने बहुत समय से रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करी, रिटन का मतलब, मेरा मतलब है कि यहां पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है बिल्कुल भी, तो आप देखेंगे पहली बार किसी सवाल का जवाब लिखने में भी आपको समय लग जाता है। तो याद रखिएगा, यहां पर आपका टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। वो पेपर को पूरा कंप्लीट करना हालांकि थोड़ा मुश्किल चीज है, बट ट्राई कीजिएगा, अपना पहला टारगेट ये रखिए कि आप एटलीस्ट पेपर को पूरा कंप्लीट कर पाए, बिकॉज जितना ज्यादा पेपर आप कंप्लीट करेंगे उतने ज्यादा नंबर आने के चांसेस यहां पर हो जाते हैं। अब पेपर टू के बारे में बात की जाए तो यहां पर देखिए टोटल 200 नंबर का पेपर यहां पे होता है और इस 200 नंबर के पेपर को 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। इस 200 नंबर के पेपर को आयोग ने, यूपीएससी ने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा हुआ है। पहला है पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए पूरी तरीके से डील करता है ऐसे के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि पार्ट ए के लिए कोई अलग पेपर मिलने वाला है, पेपर ए की, और इस एक पेपर को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर क्या कहा गया है, अब इस लाइन में आपके कई सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। पार्ट ए बेसिकली कहता है ऐसे क्वेश्चंस व्हिच आर टू बी आंसर्ड इन अ लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म। पार्ट ए के अंदर बेसिकली आपको 4 ऐसे लिखने होते हैं, आपको 6 टॉपिक्स दिए जाते हैं, 6 में से 4 टॉपिक्स के ऊपर आपको ऐसे लिखना होता है और हर ऐसे के आपके 20 नंबर होते हैं। मतलब पार्ट ए की अगर मैं बात करूं तो टोटल आपके 80 नंबर यहां पे बनते हैं। अब पहला कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि जो ऐसे है वो लिखना किस भाषा के अंदर है। दूसरा कंफ्यूजन ये होता है कि ऐसे को किस तरीके से लिखना है, उसको पॉइंटर्स के अंदर लिखना है या उसको पैराग्राफ के अंदर लिखना है। देखिए, क्लियरली यहां पर डिफाइन किया गया है सिलेबस में, क्लियरली यूपीएससी आयोग क्लियरली डिफाइन करता है कि आपको ऐसे को लॉन्ग नैरेटिव फॉर्मेट के अंदर लिखना है। दैट मींस आप उस तरीके से नहीं लिख सकते कि साहब पॉइंटर्स बना रहे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके, नहीं, आप ये नहीं लिख सकते। यहां पर आपको पैराग्राफ के अंदर ही लिखना होगा ऐसे, बिकॉज ये क्लियरली डिफाइन किया गया। अब दूसरे सवाल के ऊपर हम आते हैं कि सर जो ऐसे लिखना होता है उसको किस भाषा के अंदर हम लिख सकते हैं, बिकॉज कई बार कंफ्यूजन है कि केवल इंग्लिश भाषा का ही आप उपयोग कर सकते हैं, ऐसे के लिए नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
यहां पर ये चीज याद रखने लायक है कि जो पार्ट ए के अंदर ऐसे हैं जिसमें आपको 4 ऐसे लिखने होते हैं, वो आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी भाषा के अंदर लिख सकते हैं। जी हाँ, आप चाहे तो चारों ऐसे हिंदी में लिखिए, आप चाहो तो चारों ऐसे इंग्लिश में लिखिए, बट आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक ऐसे हिंदी के अंदर लिख दिया, एक ऐसे आपने इंग्लिश में लिख दिया, आपने मिक्सिंग करके लैंग्वेज लिख दी। नहीं, आप ये नहीं कर सकते। आप या तो हिंदी के अंदर पूरा ऐसे लिखिए या फिर इंग्लिश के अंदर पूरा ऐसे लिखिए। ऐसे का सिलेबस क्या क्या है इसके बारे में आगे हम बात करने वाले। तो पार्ट ए आपका डील करता है ऐसे के साथ, जो 200 में से 80 नंबर आपका कैरी करता है। अब देखिए ऐसे में क्या है, हम आगे इन वीडियोस के अंदर कई और वीडियोस में बनाऊंगा जिसमें आगे हम बात करेंगे कि ऐसे का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्या सारी चीजें होनी चाहिए। बट एक चीज याद रखिएगा, ऐसे पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज एक ऐसे यहाँ पे 20 नंबर कैरी करता है और 4 ऐसे लिखने का मौका आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। और जब आप ऐसे लिखते हैं तो ऐसे लिखने का तरीका आपका बहुत बहुत कह सकते हैं कि एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। आपकी भाषा सही सरल होनी चाहिए, आप अप टू द पॉइंट बात करने होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को यहां पर पुट कर सकते हैं, जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले। नेक्स्ट इसका पार्ट बी होता है जो डील करता है किसके साथ, कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसीज राइटिंग क्या होता है हम बात करेंगे, अदर कम्युनिकेशन जैसे अब रिपोर्ट राइटिंग के बारे में मैं बात करूं, कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करूं। और ये जो सेकंड पार्ट है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो सेकंड पार्ट होता है ये केवल और केवल आपको इंग्लिश में ही देना है। जी हाँ, सेकंड पार्ट में आप हिंदी भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। सेकंड पार्ट जो कि आपका 120 नंबर कैरी करेगा, उसे आपको केवल और केवल इंग्लिश के अंदर ही अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें आपकी कई सारी चीजें होती है, कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, आर्गुमेंट राइटिंग होती है, सिंपल ग्रामर होती है, आपकी रिपोर्ट राइटिंग होती है। हम इन सब के बारे में आगे आज के ही सेशन के अंदर बात करने वाले। तो 3 घंटे के अंदर आपका जो पेपर है 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट ए हो गया है आपका और दूसरा हो जाता है आपका पार्ट बी। पार्ट ए डील करता है ऐसे के साथ और पार्ट बी डील करता है किसके साथ, पार्ट बी डील करेगा अदर दूसरे इंग्लिश के एस्पेक्ट्स के साथ। अब देखिए, अब पार्ट ए के बारे में बात करें तो ऐसे ऐसे टोटल 6 से आपके पेपर के अंदर आते हैं। 6 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। भाषा का उपयोग कौन सा कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे को हिंदी में लिख सकते हैं, आप अगर चाहे तो ऐसे को इंग्लिश में लिख सकते हैं। नैरेटिव फॉर्म के अंदर लिखना है, ये बात याद रखिएगा, नैरेटिव फॉर्म के अंदर लिखना है। और ऐसे लिखने के लिए आपको अभी से तैयारी कर देनी चाहिए। देखिए, लिखना सबको आता है, लिखना आपको बचपन से आप लिखते आ रहे। समय या समस्या ये नहीं होता है कि साहब लिखना नहीं आता, लिखना सभी को आता है। समस्या यहां आती है कि लिखें क्या, अपने कंटेंट पे काम कीजिए, कितने सही तरीके से लिखे, अपनी ग्रामर मिस्टेक्स को आप जितना हो सके उतना कम कीजिए, अपनी हैंडराइटिंग के ऊपर काम कीजिए, तब जाके चीजें आपकी बेहतर हो जाती। ऐसे की जो वर्ड लिमिट है वो 300 वर्ड्स का लिखा जाता है। 300 से 320 शब्दों के बीच में आप ऐसे लिखते हैं और आपको टोटल मार्क्स दिए जाते हैं 80। दैट मींस 4 ऐसे, हर ऐसे 20 मार्क का होगा। इस तरीके से 4 ऐसे आपके टोटल 80 मार्क्स के होते हैं। अब ऐसे के टॉपिक्स के बारे में बात की जाए सिलेबस के हिसाब से, किन टॉपिक्स के ऊपर ऐसे आता है, देखिए जो क्लियरली सिलेबस के अंदर दिया गया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, क्लियरली कहा गया है। आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से सवाल आते हैं और वो भी क्लियरली कहां से, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से। जी हाँ, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप जो प्रीवियस ईयर के ऐसे देकर रखे हैं उसमें आप देखिए कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से कहां से कौन से टॉपिक को उठाया, और जो बेसिक बुक है, अब मैं नाम ले लूंगा किसी किताब का, आप सब जानते हैं, उस बेसिक बुक के किस चैप्टर से टॉपिक आ रहा है देख लीजिएगा, बिकॉज बाहर से कुछ भी नहीं आता है, बाहर से नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद ज्योग्राफी के टॉपिक्स आते हैं यहाँ पे। जी हाँ, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो एनवायरमेंट वाला जो पोर्शन है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके बाद पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इकोनॉमी से सवाल जो है वो कई बार करंट अफेयर्स से जुड़े हुए आ जाते हैं। और इकोनॉमी के अंदर जो सवाल आते हैं वो डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल फाइनेंसिंग से आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे जो आता है वो डिजिटल फाइनेंसिंग वाला ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इशू। अब देखिए, ये ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा अलग होता है। मतलब जो बच्चे अगर सीडीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस एग्जाम की तैयारी में ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं, ऑलरेडी मिल जाते हैं। बट ये वाला जो टॉपिक है यहाँ पे कि साहब सिक्योरिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स इश्यूज के बारे में बात की जाए, ये सीडीएस के तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक नया टॉपिक होता है। तो इसके लिए चिंता नहीं करना है, ये बड़ा आसान सा टॉपिक होता है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरीके से काम करती है, व्हाट इज आवर इंटरनल सिक्योरिटी, उसके बारे में यहाँ से सवाल आते हैं जो कि आसानी से हो जाता है। बहुत बहुत ऐसा कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें, दैट इज योर एनालिटिकल एबिलिटी, आपके तर्क करने की क्षमता। बेसिकली ये जो टॉपिक है इसमें कुछ ऐसे तर्कों के ऊपर आपके विचार जानने की कोशिश की जाती है। यहां पर देखिए, बाकी टॉपिक्स में क्या है, जैसा है आप वैसा लिख देते हैं, बट यहां पर ये जो टॉपिक होता है ये इट्स काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल टॉपिक, जिसमें आपके विचार जानने की कोशिश यहां पर की जाती है। अब मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। देखिए, इस तरह के ऐसे आते हैं, डिजिटल इकोनॉमी जैसा कि हमने बात करी थी, ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट, ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, इंपैक्ट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस तरीके के आपको निबंध या ऐसे आते हैं और इसमें से 6 ऐसेज में से आपको 4 ऐसे अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, आराम से आप देख लीजिएगा। याद रखिएगा कि जब हम इंटरनेशनल या इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, इसमें इंडियन आर्म फोर्सेस के सवाल ज्यादा आते हैं। जैसे कि ये सवाल है, द रोल ऑफ द इंडियन आर्मी इन द नेशनल बिल्डिंग,
तो ये चीजें याद रखिएगा कि बहुत डिफिकल्ट वो टॉपिक नहीं है जिसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर रहे थे। आने वाले वीडियोस में इन चीजों को भी हम कवर कर लेंगे, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट पेपर 2 के बारे में बात की जाए, देखिए पेपर बी के बारे में हम बात करें। पेपर बी जो कि पेपर 2 का ही दूसरा पार्ट होता है, ये टोटल 120 नंबर का है। इसमें जरूरी क्या चीज है कि ये केवल और केवल इंग्लिश के अंदर ही आने वाला है, ये चीज याद रखिएगा, ये पेपर केवल इंग्लिश के अंदर आता है। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन पीसेज, प्रिसीज राइटिंग क्या होता है हम इसके बारे में बात करेंगे, काउंटर आर्गुमेंट्स पूछे जाएंगे, रिपोर्ट राइटिंग आपसे पूछी जाती है, और सिंपल ग्रामर पूछी जाती है जो कि 25 नंबर की होती है। और मेरा सबसे पहला सजेशन आपको ये रहेगा कि इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज यहां से नंबर कवर करना काफी आसान होता है, यहां पर नंबर कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, सिंपल ग्रामर से नंबर आपको मिल जाते हैं। तो ये 25 नंबर सबसे पहले कवर करने की कोशिश कीजिएगा। अब एक एक कंपोनेंट को हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले आता है प्रिसीज राइटिंग। अब सवाल यह था प्रिसीज राइटिंग होती क्या है। देखिए प्रिसीज राइटिंग के अंदर क्या होता है, एक बहुत बड़ा पैसेज जो कि लगभग 450 वर्ड्स का होता है, उस बहुत बड़े पैसेज को आपको 1/3 कितने 1/3 वर्ड्स के अंदर अपने ही पॉइंट में, या कह सकते साहब अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उसको डिफाइन करना होता है। जैसे हम कहते हैं कि किसी बहुत बड़ी चीज को अपने छोटे से पॉइंट के थ्रू आपने डिफाइन करने की कोशिश करी। जैसे एग्जांपल की बात करें, कोई मूवी बनती है, वो मूवी किसी की बायोपिक बन रही है, उसके पूरे जीवन को 2-3 घंटे के अंदर डिफाइन कर दिया जाता है। वैसे 450 वर्ड्स का, लगभग 450 वर्ड्स का आपको एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज को आपको 150 शब्दों के अंदर खुद से डिफाइन करना होता है, 150 वर्ड्स के अंदर डिफाइन करना है। प्रिसाइज राइटिंग इसे कहा जाता है, इसे प्रिसाइज राइटिंग भी कहा जाता है। एक प्रिसाइज वे के अंदर आप उसको कंपाइल करके उस चीज को लिखते हैं, उसका एसेंस क्या है उसको आप समझते हैं, और उसके ऊपर आप ऐसे पॉइंट्स को लिखते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, अगर मैं 450 का 1/3 कहूं तो लगभग 150 वर्ड्स का आपको ये लिखना पड़ता है, और इसमें आपको 15 नंबर दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है, देखिए आर्गुमेंट सीधी सी बात है, आपको 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं, आर्गुमेंट के 2 सवाल आते हैं, हर एक सवाल 10 नंबर का होता है यहाँ पे, दैट मींस आपके 20 मार्क्स का ये होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आर्गुमेंट के अंदर आपको चीज के पक्ष में भी बात करनी होती है, उसके पक्ष में भी 5 पॉइंट लिखने होते हैं, और उसके विपक्ष में भी आपको 5 पॉइंट लिखते होते हैं। दैट मींस अगेंस्ट में भी आपको 5 पॉइंट लिखने, और फेवर के अंदर भी 5 पॉइंट लिखने होते हैं। जी हाँ, दोनों के अंदर 5-5 पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। इसका भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपने उन 5-5 पॉइंट्स को लिखना शुरू कर दिया। यहां पर आपको इंट्रोडक्शन भी देना पड़ता है, कंक्लूजन भी देना पड़ता है, जिस चीजों के बारे में आगे हम बात करेंगे डिटेल के अंदर। तो याद रखिएगा ये होता है 20 मार्क्स का, और आपके 2 आर्गुमेंट्स आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर्स। अब इसके फेवर में भी आपको लिखना है और इसके अगेंस्ट भी आपको लिखना है। क्या लिखा है, राइट आर्गुमेंट्स एंड फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। होमवर्क शुड बी बैंड एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन, जैसे आप होमवर्क को बैन कर देना चाहिए। और भी आप देख सकते हैं, क्लासिकल लिटरेचर शुड बी ए कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम। तो देखिए इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपसे, जिसके फेवर में और जिसके अगेंस्ट आपको आर्गुमेंट देना होते हैं। अब ये आप कैसे कर सकते हैं, बिकॉज ये किसी किताब के अंदर, बुक के अंदर अवेलेबल नहीं है, आपको अपनी सोच को डेवलप करना पड़ता है, जिसके लिए आपको काफी पढ़ना पड़ेगा। यहां पर मैं बात कर रहा हूं, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है, आप आर्टिकल्स पढ़िएगा, ऐसी न्यूज जो कि इंपॉर्टेंट है, आप उन न्यूज को इस पॉइंट्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और आपकी सोच को यहां पर देखा जाता है कि आपकी सोच कितनी डाइवर्स है, आप किस लेवल तक सोच पाते हैं। आप किसी चीज के फेवर में है तो उसके अगेंस्ट में आप क्या लिख सकते हैं। अगली अगर हम बात करें, दैट इज रिपोर्ट राइटिंग। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बात करें तो 2 रिपोर्ट्स आपको लिखनी होती है, और टोटल ये 20 मार्क्स की होती है। दैट मींस एक रिपोर्ट होती है यहाँ पे 10 मार्क की, और टोटल 20 मार्क की रिपोर्ट्स आपको लिखनी पड़ती है। इसके बारे में भी आगे हम लेक्चर्स के अंदर, सेशंस के अंदर बात करेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। देखिए यहां पर रिपोर्ट राइटिंग की मैं बात करूं ना, यहां पर आपका फॉर्मेट बड़ा मैटर करता है। आपको एज एडिटर अपने आप को ट्रीट करना होता है कि आप कैसे रिपोर्ट लिखेंगे किसी टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल बात की जाए, वोटर टर्नआउट इन इज एन इलेक्शन, रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स, इस तरीके से आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं। याद रखिएगा लगभग 200 शब्द के अंदर आपको एक रिपोर्ट लिखनी होती है, मतलब दोनों रिपोर्ट्स आपको 400 शब्दों के अंदर लिखनी पड़ेगी। और एक रिपोर्ट के लगभग आपको, अगर मैं क्लियरली बताऊं तो 10 नंबर एक रिपोर्ट के मिलते हैं, और 2 रिपोर्ट्स के आपको 20 नंबर्स मिलते हैं। तो ये याद रखिएगा, दैट इज द रिपोर्ट राइटिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन के बारे में आप और हम सभी जानते हैं। पैसेज दिया जाता है, पैसेज के अंदर कुछ सवाल पूछे जाएंगे, और इन सवालों का जवाब आपको देना होता है। हर पैसेज में अगर मैं बात करूं, एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज के अंदर नॉर्मली कितने सवाल होते हैं, 5 सवाल होते हैं। हर सवाल जो है अपने साथ 4 नंबर कैरी करता है। इस तरीके से ये टोटल 20 नंबर का बन जाता है। तो 20 नंबर आप यहां से भी ले सकते हैं। ये आसान पार्ट है, बिकॉज पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ने के बाद जो सवाल आपको दिए गए, इन सवालों का जवाब आपको देना होता है। दैट इज द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अब इसके बाद हम बात करेंगे सिंपल ग्रामर के बारे में, जिसके बारे में कह रहा था मैं कि 25 नंबर का ये होता है, और इसको अटेम्प्ट करना भी आसान है, और यहां से नंबर भी लाए जा सकते हैं। देखिए सिंपल ग्रामर की अगर मैं बात करूं, शुरुआत में 10 क्वेश्चन आपको बेसिक पूछे जाते हैं सिंपल ग्रामर के, जिसमें जैसा डायरेक्ट किया जा रहा है वैसे ही आपको आंसर देना है। जैसे ये सवाल दिया, दे विल बी अराइविंग सून,
एंड क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एड सूटेबल क्वेश्चन टैग, इसके आगे सूटेबल क्वेश्चन टैग क्या होगा वो आपको ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ही इज ग्रेटर देन आई, चेंज अ नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग ग्रेट। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, ऐसे 10 सवाल आते हैं जिनके आगे इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे। इसके लिए आपको बेसिक ग्रामर के रूल्स पता होना चाहिए। आप देखिए, पैसेज आपको पता होना चाहिए साहब, आपको प्रोनाउन पता होना चाहिए, आपको नाउन पता होना चाहिए, वॉइस आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक ग्रामर के सवाल होते हैं जिसको आसानी से किया जा सकता है। और याद रखिएगा, मैं इसीलिए इसके पक्ष में ज्यादा रहता हूं, बिकॉज यहां पर नंबर कटने के चांसेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट सिंपल ग्रामर के अंदर जो नेक्स्ट फॉर्मेट आपका होता है, उसमें बेसिकली पूछा जाता है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंज। 5 सवाल पूछे जाएंगे इसमें, और इन सेंटेंस को करेक्ट करना होता है विदाउट किसी अननेसेसरी चेंज के। आपको इन सेंटेंस को करेक्ट करना होता है। ऐसे 5 सवाल आते हैं, ये 5 नंबर का होता है। नेक्स्ट आपका आता है जिसमें अगेन आपके 5 सवाल आते हैं और ये 2 नंबर के होते हैं। राइट 1 सेंटेंस ईच यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग। याद रखिएगा, ये फ्रेजेस आपको देकर रखे हैं, इन फ्रेजेस के ऊपर आपको सेंटेंस बनाने होते हैं, याद रखिएगा। और इन फ्रेजेस का फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए, क्लियरली यहां पर डिफाइन किया जाता है। इस तरीके से 10 नंबर आपके यहां से हो जाते हैं, तो टोटल 25 नंबर की आपकी सिंपल ग्रामर पूछी जाती है। तो ये पूरा सिलेबस होता है आपके पेपर 2 का। और पेपर 2 के सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से वो है आपका टाइम। आपके पास टाइम कम होता है, यहाँ पे टाइम के साथ आपको प्रॉपर तरीके से राइटिंग करनी पड़ती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आज हमने जाना कि पेपर 2 का सिलेबस क्या है। आगे की वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, ऐसे का फॉर्मेट बेसिकली क्या होता है, आर्गुमेंट्स किस तरीके से लिखने चाहिए, हम सैंपल आर्गुमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। चलिए, आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। मैं आपसे किसी और सेशन के अंदर मिलता हूं। आप सभी तब तक अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।